हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने विशेस बुक का थर्ड चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी तोशी। हमने पहले 2 चैप्टर इसी चैनल पर कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में तो इसे जानने लायक कुछ दे नहीं रखा, तो हम खाली नाम पढ़ लेते हैं, तिशानी तोशी। और इसमें बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो हमेशा मैं पूछती हूँ कि जो ये चैप्टर है ये बोलता है कि अगर आपको हमारी अर्थ के पास्ट के बारे में जानना है, प्रेजेंट के बारे में जानना है या फिर फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको विजिट करना चाहिए एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। अब उन्होंने एंटार्क्टिका ही क्यों बोला, तो ये मेरा सवाल है कि एंटार्क्टिका ही क्यों बोला, और भी तो कोई जगह बोल सकते थे। तो उन्होंने एंटार्क्टिका इसलिए बोला था क्योंकि एंटार्क्टिका ही एक ऐसी जगह बची है पूरी दुनिया में जहाँ पर जो लिविंग है लोगों की, यहाँ पे जहाँ पे लोग रहने की क्षमता ना के बराबर है, वहाँ पे लोग ना के बराबर रहते हैं। हाँ, और जितने भी लोग उधर आपको मिलेंगे वो सारे किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए उधर आए होंगे, उन जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी वो आए होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है हमारी तिशानी तोशी की, that when she was traveling from India साउदर्न पार्ट टू दी एंटार्क्टिका, यानी वर्ल्ड साउदर्न पार्ट, इंडिया के साउथ पार्ट से वो जा रही थी वर्ल्ड के साउथ पार्ट एंटार्क्टिका में। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकैल्स्की। तो फिर क्या हो रहा था कि जो हमारी ऑथर है वो एक रशियन रिसर्च के लिए एकेडमिक शोकैल्स्की पे बैठकर कहाँ जा रही थी, एंटार्क्टिका जा रही थी। ठीक है, यानी द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका उन्होंने क्या कैसे रेफर किया, एंटार्क्टिका को उन्होंने कोल्डेस्ट बोला है, उन्होंने ड्राइएस्ट बोला है, यानी कि इनसे ज्यादा सूखा कोई नहीं है। विंडिएस्ट यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है, विंडिएस्ट बोला है इसको। ठीक है, उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 13.09 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हुई थी ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। इन मद्रास से, यानी इंडिया के मद्रास क्षेत्र से उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी थी। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड एट लीस्ट मैनी इकोस्फीयर। तो उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं, अपनी जर्नी में क्या क्रॉस किया था, 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस किए थे, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज उन्होंने पार करके आई थी वो, मतलब जा रही थी वो, और बहुत सारे इकोस्फीयर। इकोस्फीयर क्या होता है, इकोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हैबिचुअल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं उसको इकोस्फीयर कहते हैं। और एकेडमिक शोकैल्स्की ये जो है एक शिप का नाम है, एकेडमिक शोकैल्स्की, जो कि रिसर्च के लिए काम आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा में दे रखा है कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवल ओवर 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार एंड एरोप्लेन एंड अ शिप। ठीक है, तो फिर मतलब कि इधर ऑथर कहती हैं कि जब उन्होंने अपना पहली बार एंटार्क्टिका में पैर रखा, एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, और सिर्फ इतना ही कदम नहीं रखा कि उन्होंने, मतलब कि उन्होंने उसके पीछे 100 घंटे का ट्रैवल किया है, 100 घंटे का ट्रैवल किया है। और 100 घंटे सिर्फ ये नहीं कि शिप से आई हो, 100 घंटे सबको मिला के, यानी कार को मिला के, एरोप्लेन को मिला के, शिप को मिला के, सारे इन व्हीकल्स का यूज करते करते वो उनको पूरे 100 घंटे लग गए एंटार्क्टिका रीच करने में। ठीक है, सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ। यानी कि जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा एंटार्क्टिका के एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप पे, एक्सपेंसिव यानी कि वास्ट, यानी कि ऐसा लैंड जो पूरा वाइट लैंडस्केप से भरा हुआ हो, और मतलब कि आप जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहां पे वाइट लैंडस्केप हो, खाली वाइट कलर, और ऊपर आपको ये वाला जो ऊपर वाला कलर होता है, यहाँ पे मैंने शेडिंग करी है, ये मतलब कि मान लो कि ये सारा लैंड है, ये पहाड़ है, ये सारा लैंड है, और ऊपर ये ब्लू कलर, यानी कि आपको सिर्फ 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू जो कि लाइट ब्लू जो कि स्काई का रंग है, और एक व्हाइट जो कि पूरे लैंडस्केप का रंग है। वहां पे ग्रीन कलर तो आप ना, ग्रीन कलर छोड़ा, आप
व्हाइट के अलावा और कोई कलर मिलेगा ही नहीं। तो ब्लू कलर और व्हाइट कलर, उसके अलावा और आपको कुछ नहीं दिख रहा। लिखा है इन्होंने द ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ, लेकिन ये जो था ऑथर के लिए बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक था, यानी कि उनको एक शांति देता था। फॉलोड अप बाय द इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड मतलब कि डीप, उनको एक डीप एहसास का अनुभव हुआ, मतलब कि बोलते गहरे एहसास का अनुभव। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेन at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। तो कहते हैं जब वो एक गहरी सोच में डूब गई हमारी ऑथर, तो कहती है कि एट इमेंसिटी, इमेंसिटी यानी कि ह्यूज, आइसोलेशन यानी कि बीइंग अलोन, यानी कि ऐसे बड़े से आइसोलेटेड एरिया में, यहाँ पे मतलब कोई भी जाएगा तो अकेला ही रह जाएगा, वहां पे कोई नहीं रहता, कोई भी जाएगा तो अकेला ही रह जाएगा। तो इतने बड़े आइसोलेटेड एरिया को जब उन्होंने कंपेयर किया तो उनको ये यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक सेम लैंडमास यानी सेम जमीन, लैंडमास यानी कि कॉन्टिनेंट या फिर कोई अदर बॉडी, उस पे एक साथ रहते थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी अर्थ थी सबसे पहले, बहुत पहले, उसमें 70% तो वाटर ही है और बाकी सारा ऐसे ऐसे फैल रखा है, ठीक है। लेकिन तब क्या था कि सारा जो हमारे अर्थ का कॉन्टिनेंट जो थे वो बीच में ही हमारे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते थे गोंडवाना, सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। ठीक है, तो ऐसे और बाकी सारा पानी पानी, मतलब कोई और आपको एक आइलैंड ऐसे डॉट होता है ना दूर से, वो भी देखने को नहीं मिल जाएगा। सारा लैंडमास एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से ये सब टूट के बिखर गए, जिसमें से अंटार्कटिका जो था साउथ पोल में चला गया। फिर उसमें आइसिंग हो गई, जिसकी वजह से जितनी भी उधर हमारी प्रजाति पहले रह चुकी होंगी, डायनासोर से लेके कुछ भी, वो सब बर्फ से नीचे फॉसिल्स बन गए होंगे। और वैसे भी उसके ऊपर कोई अब रहा नहीं है, तो इतना ज्यादा उन पे अत्याचार नहीं करा होगा, तो फिर वो सेफ कंडीशन में होंगे पूरे, तो इसलिए वहां पे ज्यादा रिसर्च होता है, वो सेव होंगे वो जो फॉसिल्स होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि जहाँ हम रहते हैं वहां पे अगर कोई फॉसिल्स बनाए, यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहां तो अब बिल्डिंग बन चुकी है, उनके ऊपर ये बिल्डिंग बन चुकी है। मान लो कि अगर हमें उस जमीन के नीचे एक फॉसिल है, तो हम क्या इतनी सारी बिल्डिंग्स को हटाकर सिर्फ उस वो फॉसिल्स के लिए अब ढूंढ सकते हैं? नहीं, फॉसिल जाए अब भाड़ में, क्योंकि अब इतनी सारी बिल्डिंग्स है, उनको तोड़ेगा कौन, और टूट भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं हर देश में, ठीक है। तो फिर यही चीज है। अब उन्होंने बोला पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब उन्होंने बोला है, ऑथर ने बोला है, चलो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आज से 600 साल पहले की बात है, यानी कि 650 मिलियन साल पहले की, 650 मिलियन साल पहले की बात है। एक जाइंट अमलगेमेटेड यानी कि कंबाइंड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट या फिर एक मतलब कि एक लार्ज कॉन्टिनेंट, यानी सबका मतलब कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हो, सुपर कॉन्टिनेंट, अ फॉर्मर लार्ज कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच from which all continent are held to have broken off and drifted, यानी एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे ही हमारे सारे बाकी कॉन्टिनेंट बन रहे हैं। मतलब कि हमारे सारे कॉन्टिनेंट जितने भी हमारे इस पूरे देश में है, इंक्लूडिंग जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक सुपर कॉन्टिनेंट में बदल जाएंगी, जिसका नाम अगर हम रखेंगे तो जिसका नाम है गोंडवाना। तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना है, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत की होगी ऊपर, छोड़ो, ठीक है, गोंडवाना है। Did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। तो कहते हैं कि वही मतलब कि जो गोंडवाना है वो उन्हीं सब एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट से बना है, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। थिंग वर क्वाइट डिफरेंट देन, लेकिन तब जो थिंग्स होती थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन, मतलब कि ह्यूमंस का अभी आगमन नहीं हुआ था, यानी कि जो ह्यूमंस थे वो अभी दुनिया पर नहीं आए थे, उनकी प्रजाति अभी आई ही नहीं थी, खाली डायनासोर्स इनका राज था। एंड ऑन द ग्लोबल सीन एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और क्लाइमेट जो था पहले से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ करता था अंटार्कटिका में। अभी तो बहुत ठंडा है, उस टाइम पहले से गर्म था, इस टाइम से गर्म थोड़ा एटमोस्फेयर हुआ करता था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका यानी कि सारे सुपर कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, होस्टिंग सारे कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है, वो सारा तो सुपर कॉन्टिनेंट है, यानी कि पूरे सुपर कॉन्टिनेंट की बात करें कि उस टाइम पे जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उस टाइम पे जो
गर्मी हुआ करती थी, वार्मर हुआ करता था, इतना ज्यादा ठंड नहीं हुआ करती थी जितना अभी हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलती है। और सेकेंडली वहां पे क्या होता था कि जो थे ह्यूमंस अभी वहां पे रहते नहीं थे, ठीक है, तो तब की बात है ये। फिर वो कहते हैं द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। वहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना थे, यानी कि अलग अलग फूल, अलग अलग प्राणी वहां पे आपको देखने को मिल जाते। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिफ्ट, यानी कि करीब 500 मिलियन साल के लिए जो गोंडवाना था वो उधर रहा। थ्रिफ्ट मतलब कि डेवलप, थ्रिफ्ट मतलब कि डेवलप, उधर डेवलप्ड रहा, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि बट अराउंड टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, लेकिन तब की बात है जब एक क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड जो था अर्थ पे गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। वाइप्ड आउट यानी कि खत्म हो जाना, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए थे जब हम डायनासोर्स, तब क्या हुआ था एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, यानी कि तब का टाइम मतलब 500 साल तक गोंडवाना रहा। और एट द टाइम जब डायनासोर्स वाइप्ड आउट हो गए और मैमल्स यानी कि हमारे पूर्वजों का आगमन हुआ, तब ये सारे जो लैंड मास थे वो सेपरेट हो गए और क्या बोलते हैं ग्लोब के अलग अलग कोने में जाकर बैठ गए, वैसे ही तरीके से जैसे अभी हमें कुछ देखने को मिल जाते हैं। मतलब तुम देख रहे हो जैसे इंसानों का आने का हुआ वैसे ही स्प्लिट हो गई सारी चीजें। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और अभी अंटार्कटिका को विजिट करना, इसका मतलब हमारी जो पहला सुपर कॉन्टिनेंट है उसकी एक पार्ट को विजिट करना है, क्योंकि वहां पर अभी तक वो सारी चीजें, वो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पे इतना लोग उधर नहीं गए हैं, तो वहां पे लोग आसानी से अपना रिसर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल एंड टू नो मोर अबाउट एट दैट टाइम, ठीक है, कि उधर और क्या क्या था। अभी तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च उसमें कर लिया, लेकिन जितना रिसर्च वो करने की कोशिश कर रहे हैं उतना उनको और ज्यादा ज्ञान का सागर मिलता जा रहा है अंटार्कटिका में। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वो कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। ग्रास्प यानी कि क्या होता है, टू गेट एन आइडिया अबाउट समथिंग, यानी कि अगर हम इस बात का पता लगा सके कि हम लोग कैसे आए इस दुनिया में, और या फिर इस बात का पता लगा सके कि कब तक है इस दुनिया में, तो ये सब जानने के लिए हमें अंटार्कटिका जाना हमारा अनिवार्य है, अगर हमें ये सब जानना है तो। Where we come from, where we could possibly heading. It's to understand the significance of Cordilleran Fold and Precambrian granite shields. Cordilleran folds क्या होते हैं, यानी कि an extensive chain of mountains और mountain ranges starting from North America's west coast to Mexico. मतलब कि एक तरह से mountain की ranges इसको बोल सकते हैं। and Precambrian graphite shields, इसका प्री कैम्ब्रियन मतलब कि लार्ज एरिया ऑफ ग्रेनाइट, सॉरी मैंने ग्रेफाइट बोल दिया, ग्रेनाइट यानी ऐसा एरिया जहां पर आपको सिर्फ ग्रेनाइट ही मिलेगा। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, कैसे ओजोन और कार्बन का एवोल्यूशन हुआ और कब वो एक्सटेंट हो गए, इन सब का जवाब आपको अंटार्कटिका में जाने के बाद मिल जाएगा। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन बी प्रीटी माइंड बॉगलिंग। और जब तुम सोचते हो कि ह्यूमंस का आना, डायनासोर्स का जाना, ऑक्सीजन कार्बन का फॉर्म होना, कॉर्डिलियन फोल्ड्स का फॉर्म होना, ग्रेनाइट शील्ड्स का फॉर्म होना, इतना सब कुछ सिर्फ कुछ मिलियन साल में हो गया। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग यानी माइंड बॉगलिंग होता है। कंफ्यूजिंग का माइंड ब्लॉगिंग का मतलब कंफ्यूजिंग। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बुकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। जस्ट वो कहते तब इमेजिन करो, इमेजिनेशन इमेजिनरी इधर यूज हुआ है। इमेजिन करो कि जो हमारी इंडिया है वो ऊपर एशिया वाले चाइना वाले पार्ट को पुश कर रही है और इतना पुश कर देती है कि हिमालयस का फॉर्मेशन हो जाता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। जैमिंग का मतलब होता है गेटिंग स्टक, ठीक है, और टू बकल का मतलब होता है टू बेंड, ठीक है, बकल का मतलब होता है टू बेंड। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट ऑफ द जॉइंट नॉर्थ अमेरिका ओपनिंग बाय द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। और जो हमारी साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्ट जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, ताकि जो ड्रेक पैसेज है वहां पे क्या हो रहा है, कोल्ड सरकम पोलर करंट का फ्लो हो रहा है, यानी ठंडी सरकम करंट का ओशन में फ्लो हो रहा है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेट
एंड एट बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी अंटार्कटिका है वो फिजिट मतलब कि बहुत ज्यादा कोल्ड, और डिसोलेट यानी कि बहुत ज्यादा एम्प्टी प्लेस है, जो कि हमारे वर्ल्ड के बॉटम में, एकदम हमारे पूरे अर्थ के बॉटम में लाई करती है। फॉर अ सन वर्शिप साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब इधर ऑथर अपनी बात करती है कि मेरी जैसी लड़की जो सूरज की पूजा करती है, उसको तो 2 weeks in the place of 90% of the earth total ice volumes are stored in the chilling prospect, not just for the circulatory and metabolic functions but also for the imagination। यानी वो कह रही है कि मेरी जैसी लड़की जो इंडिया में रहते रहते सूर्य देव की पूजा करती है, उसको तो यहाँ पर उसका तो मतलब सूर्य देव की पूजा करती है जहाँ इतनी गर्मी में रहती है, गर्मी इन द सेंस कि वहां पे इतना वार्म है, इतनी वार्मनेस है। अब वो इधर आ चुकी है जो जहाँ पर ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ पे 90% ऑफ द अर्थ पूरी आइस से ही कवर है, इतना मुश्किल उधर रहना। और वो कहती है प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, एन आइडिया। और वो सोचती हैं कि मेरी जैसी लड़की जो सूर्यदेव की पूजा करते है वो इधर आ चुकी है जहाँ पे 90% एरिया आइस से भरा पड़ा है, जहाँ पे सूर्यदेव जी दर्शन भी बहुत मुश्किल से देते हैं। यानी कि उधर ना सन का मतलब कि तुम्हें सन बहुत कम देखने को मिलेगा अंटार्कटिका वाली जगह पे। और सन बेसिकली जैसे कि इधर का माहौल जब होता है ना, जब दिल्ली साइड में जब कोहरा लग जाता है, फॉग लग जाता है, रोशनी तो रहती है बट सन नहीं दिखता। सिमिलरली कुछ वैसा ही कंडीशन जो है अंटार्कटिका में होता है कि वहां पे रोशनी तो रहती है पर सन नहीं दिखता, ऐसी हालत हो जाती है। सर मेरे को थोड़ी नींद आ रही है तो फिर क्या होता है, इट्स लाइक अ वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़े पिंग पोंग बॉल के ऊपर वॉक कर रहे हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग, वो कहती है कि डिवोइड यानी कि विदाउट किसी ह्यूमन मार्कर, यानी कि कोई भी उसमें आपको ह्यूमंस का एक निशान तक नहीं मिलेगा आपको उधर अंटार्कटिका में। यानी कि कोई भी उधर पेड़ नहीं है, कोई भी बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है वो। ठीक है, बोलते हैं यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, मतलब तुम दुनिया से एकदम अलग हो जाओगे अगर तुम इधर चले गए तो। मतलब बाकी दुनिया में जो हो रहा है होने दो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उधर की ब्यूटी एंजॉय करो, और टाइम का भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका में तो खाली वही है, थोड़ी सी रोशनी रहती है और अंधेरा भी मेरे को पूरे टाइम अंधेरा ही हुआ होगा। मतलब कि जहां तक मुझे लगता है, मैं कभी अंटार्कटिका गई नहीं तो मैं कह नहीं सकती, तो मेरे हिसाब से पूरा अंटार्कटिका में अंधेरा ही ज्यादातर होता होगा। तो सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, थोड़ी सी रोशनी आ सकती है जब हमारा जो सन होता है, जब हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है कि सन की थोड़ी रेज उधर पड़े तो शायद तब थोड़ी रोशनी आए। पर मेरे हिसाब से तो अंटार्कटिका में रात ही होती होगी, जहां तक मैंने टीवी वगैरह में देखा है। पर्सपेक्ट का मतलब होता है टू गेट एन आइडिया ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, फिर इधर आता है द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक अगर हम देखें तो बहुत छोटे से छोटा टू द माइटी यानी कि बड़ा। माइजिस एंड माइट्स, माइजिस यानी कि क्या होता है, टाइनी इंसेक्ट। यानी आपको माइजिस एंड माइट्स यानी टाइनी इंसेक्ट, यानी आपको इधर अंटार्कटिका में छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा जो है जीव देखने को मिल जाएंगे। बड़े से बड़ा क्या आपको वेल्स देखने को मिल जाती हैं, ब्लू वेल्स हो गया। और बड़े से बड़े में और क्या है, ब्लू वेल्स आपको देखने को मिल जाएगी बड़े में। छोटे में तो इन्होंने बता दिया कि माइजिस एंड माइट्स यानी कि स्मॉल इंसेक्ट हैं जो आपको छोटे में यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को मिल जाएंगे। और माइटी यानी कि बड़े में आपको देखने को क्या मिलेंगे, ब्लू वेल्स हो गए, आइसबर्ग्स हो गई। और कमाल की बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है ना, वो तो पूरी कंट्री जितना बड़ा है। यानी कि जो बेल्जियम उसके जितना बड़ा एक सबसे बड़ा आइसबर्ग है। डेज गो ऑन एंड ऑन अ surreal 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or
कैल्विंग आई शीट। बेसिकली यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि डेज चलते गए 24 आवर्स में ऑस्ट्रल यानी कि रिलेटिंग टू दी साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर थोड़ी सी समरलाइट पड़ती थी, ठीक है। और बोलते हैं एबिक्यूटिस, इसका मतलब होता है फेल्ट, एबिक्यूटिस मतलब फेल्ट, और स्यूरल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, ठीक है। मतलब कि डेज पास करते गए और बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल माहौल हो गया था उधर, एकदम मतलब कि सारी जगह जो थी वो एक साइलेंस से भरी रहती थी, और वो साइलेंस तभी डिस्टर्ब होता था जब उधर कोई एवलांच या फिर कैल्विंग होता था। एवलांच यानी कि लैंड स्लाइडिंग होती है ना, ये जब या तो जब वो होती थी या तो ऊपर से बर्फ टूट के गिर जाती थी, तब हमारे थोड़ा सा शोर देखने को मिल जाता था, नहीं तो उधर बाकी टाइम पे शांति ही शांति होती थी। कॉन्सेक्ट्रेट्स यानी कि ब्लेसेस, यानी कि जो भगवान ने इस जगह को पूरा ब्लेस कर रखा है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं है, यहाँ पे कोई आवाज नहीं होती है, ऑर्गेनिजम्स, वहाँ के एनिमल्स शांतिपूर्वक अपनी लाइफ जीते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादातर शांति होती है, लेकिन कभी कभार आवाज हमें सुनाई देखने को मिल जाती है जब कोई लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप कह रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, एवलांच, यानी कि जब कोई स्नो स्लाइड होती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि लैंडस्लाइड तो उधर बोलेंगे नहीं, स्नो स्लाइड बोलेंगे, स्नो होता है ना उधर, ठीक है। अब अगर हम इन इट एन इमर्जन दैट will force you to place yourself in the context of the earth geological history, यानी कि ये एक ऐसी जगह है, इमर्जन यानी कि ये एक ऐसी जगह जो आपको इमर्ज कर देगी, यानी सबमर्ज कर देगी, कि आप अपने अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में और जानो। एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, यानी कि और किसी के लिए, और ह्यूमंस के लिए जो आने वाली अभी आने का जो प्रिडिक्शन है वो अच्छा नहीं है। इनका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं है ह्यूमंस के लिए, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री यानी हमारी पहले की हिस्ट्री, हमारी अर्थ की पहले की हिस्ट्री, ठीक है। अब आता है ह्यूमन इम्पैक्ट। अब वो ऐसे क्यों बोल रही है कि जो आने वाला समय है हम ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम ह्यूमंस की वजह से ही अर्थ पर कुछ इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब वो हम समझेंगे इस पैरा में। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पार्टली 12,000 years, barely a few seconds on the geographical clock। यानी अगर हम पार्टली देखें, यानी कि स्मॉल अमाउंट, हमारे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, यानी कि इस दुनिया का ह्यूमंस में आना और इतने देर में उनका इतना ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाना, अगर हम ये सब देखें तो इसको 12,000 साल तो हो ही गए हैं। और अगर ज्योग्राफिकल क्लॉक के हिसाब से देखें तो अभी कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए हैं ह्यूमंस को आए हुए। समझ में आ रहा है? कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए अभी हमें आए हुए, ठीक है, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वी आर मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकर्स, itching our dominance over nature on the village towns and cities, megacities। यानी रकेट्स यानी कि to create a lot noise, destructions, itching यानी कि to mark, यानी लेकिन अभी हमें कुछ आए हुए कुछ सेकंड ही नहीं हुए, लेकिन इन कुछ सेकंड में ही हमने इतना सारा तबाही मचा दिया है पूरे अर्थ पे, डोमिनेंस कर दिया है पूरा अपने नेचर को। किसको? अपने विलेजेस को इंट्रोड्यूस करके, अपने टाउन्स को इंट्रोड्यूस करके, अपने सिटीज और मेगा सिटीज, इन सबको इंट्रोड्यूस करके, बिल्डिंग्स बना करके, एनिमल्स को मार करके, सब कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया पूरे नेचर को में। The rapid increase of the human population has left us battling with other species for limiting resources। और जिस तरह से ह्यूमन की पॉपुलेशन अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमें किसी दिन ऐसा आएगा जब हमें कुछ रिसोर्स के लिए हमें अलग जीव जंतुओं के साथ फाइट करना पड़ेगा, जो कि हम अभी करते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये रिसोर्स कम है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े कम है, हमें प्लांट जो है इतना सफिशिएंट कॉटन सिल्क नहीं प्रोवाइड करे, तो हम एनिमल्स की जो स्किन होती है उनको मार के उससे कपड़े बना रहे हैं, उससे कपड़े बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जो दूसरे स्पीशीज है उनको मार रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा हैवानियत और क्या हो सकती है? एंड द अनमिटिगेटेड burning of fossil fuels has now created a blanket over carbon dioxide around the world। और अनमिटिगेटेड मतलब कि जो लगातार है, कॉन्टिन्यूअस,
यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस हम लोग अपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया, इस बर्निंग ने हमारी अर्थ के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी है। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी है अराउंड द वर्ल्ड, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि स्लोली लेकिन श्योरली यानी कि वो जो कि धीरे धीरे बट पक्का तरीके से, यानी कि वो करेगा ही करेगा एक ना एक दिन, बट एवरेज तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहा है। मतलब कि उस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से जो हमारी अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स फॉर आवर टाइम। अब जो ये एनवायरमेंटल चेंज है ना, ये एक हॉटली कंटेस्टेड है, यानी कि एक जाना माना टॉपिक है, यानी सबसे ज्यादा डिस्कस करने जा रहा है। हॉटली कंटेस्टेड यानी कि डिस्कस्ड, सबसे ज्यादा डिस्कस करने जाने वाला टॉपिक है क्लाइमेटिक चेंज, किसी भी एनवायरमेंटल डिबेट में आप देख लो। अब क्यों है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बनने के कारण बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं इस वर्ल्ड में, नेचर खुद हमसे फाइट कर रहा है, कभी फ्लड ला रहा है तो कभी अर्थक्वेक्स, कभी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्बटेड, जो गल्फ स्ट्रीम ओशन का फ्लो होता है, जो करंट्स का फ्लो होता है, क्या वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, या फिर जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो वो कहती है ऑथर, मे बी क्या पता खत्म हो जाए और मे बी नॉट, क्या पता खत्म ना हो। आइदर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और अगर हम किसी और बात में बात करें तो इस डिबेट में ज्यादातर जो क्रूशियल टॉपिक रहता है वो तो क्लाइमेटिक चेंज रहता है डिबेट में, किसी भी डिबेट में जो एनवायरमेंटल डिबेट होता है, उस डिबेट का जो सबसे ज्यादा एक पॉइंट होता है वो होता है एंटार्क्टिका। बिकॉज एंटार्क्टिका, मैंने आपको 36 बार बता दिया, एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक ह्यूमन पॉपुलेशन सेटल नहीं हुई है और जिसकी वजह से वहां पे अभी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो हमारे जो फॉसिल्स है, हमारे जो हिस्ट्री है उधर सिक्योर और सेफ रूप से रखी हुई है, संभाली हुई गई है बाय द गॉड। नॉट जस्ट बिकॉज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि यही एक खाली जगह है वर्ल्ड में जहाँ पे क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, विच वॉज नेवर सस्टेन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टीन। प्रिस्टीन यानी कि ब्लेस्ड, ठीक है, प्रिस्टीन यानी कि ब्लेस्ड, या फिर हम कह सकते हैं खुश, मतलब कि दुआ टाइप की मिल रखी है उस जगह को कि अच्छा है कि उधर अभी ह्यूमन पॉपुलेशन आकर नहीं रही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स द आइस कोर 500,000 years old carbon record trapped in this आइस लेयर। लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा उसका जो डिस्कस होता है एंटार्क्टिका क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल डिबेट्स में, वो इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ कि वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम है तो इसलिए नहीं, ये तो कारण है कि हाँ इसकी वजह से होता है, बट एक और कारण इसका ये है कि वहां पर हमारी आज से हजारों साल, मिलियन साल पुरानी, मतलब कि 500,000 साल पुरानी कार्बन लेयर रखी हुई है जो कि आइस के अंदर दबी हुई है। वो पूरी कार्बन लेयर हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कार्बन के एवोल्यूशन का प्रतीक है, जहाँ से हम कार्बन का कैसे उत्पादन हुआ, कार्बन कैसे बना, या फिर कार्बन कब एक्सटिंक्ट होगा, कार्बन का यूज सही मायने में यूज क्या है, सब कुछ हमें उधर से जानने को मिलेगा। फिर वो कहते हैं इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। और इसीलिए कहा गया है अगर हमें पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर जानना है हमारे अर्थ का, तो अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपका जाना अनिवार्य होगा। क्योंकि फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज हुई थी कि स्टूडेंट on ICE, the program I was working with on the Shokalski aims to be exactly in this by taking high school students to the end of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of our planet। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें वो स्टूडेंट्स को क्या करते थे जो कि हाई स्कूल में पढ़ते, यानी आपके और हमारे जैसे बच्चों को वो लोग क्या करते थे, बिठा करके शोकाल्स्की में बिठा करके एंटार्क्टिका घुमा के लाने के लिए भेजते थे, घुमाने के लिए, क्या बोल रही हूँ मैं, जो एंटार्क्टिका है उधर ले जाने के लिए, हाँ घुमाने के लिए पता नहीं क्या बोल रही हूँ, ले जाते थे उधर उस शिप में बिठा करके। क्यों ले जाते थे उनको, ताकि उनको पता चले कि हमारी जो अर्थ है
वो बहुत ज्यादा डेंजर में है और आने वाले कुछ सालों में हम लोग कुछ स्पीशीज और कुछ रिसोर्सेज सब कुछ एक्सटेंट हो जाएगा अगर हमने कुछ स्टेप नहीं उठाया तो। फिर आगे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी किसी और को ले जाने का ट्राई नहीं किया हो स्टूडेंट्स के अलावा, तो उन्होंने वो क्या करते थे, जो हेड है, कौन है, क्या नाम है उनका, जियोफ ग्रीन, क्या नाम है उनका, जियोफ ग्रीन। तो जो हेड है जियोफ ग्रीन, वो ही ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले प्लान बनाया था कि वो सेलिब्रिटीज को लेके जाएंगे, लेकिन वो सेलिब्रिटीज को इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि उनको लगता था कि ये जो सेलिब्रिटीज है वो उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो कुछ करते नहीं है, वापस आ जाते हैं। अब कुछ वापस आते हैं तो फिर वो बताए, अपने फैंस को बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं, खाली वो घूमने के लिए, एक ट्रिप के लिए उधर जाते हैं और उसके बाद वहां पे कुछ करते नहीं है, जगह और गंदा कर देते हैं, कभी कुछ खाया कुछ फेंका, कभी कुछ खाया कुछ फेंका, तो वो सब करते और है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टूडेंट्स को ले जाएंगे क्योंकि ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन है जो हमारे लिए कुछ काम करेगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस अत्याचार से बचाएगी। फिर आगे वो कहते हैं द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबल टू गो anywhere near the South Pole and not be affected by it। अब जो मेन रीजन है कि हमारे प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल गया, उसका मेन रीजन ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जो बच्चा है या फिर कोई जो आदमी है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है और वहां से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। इट्स इजी टू बी ब्लेज यानी कि ब्लेज का मतलब होता है कि indifferent to sometime because you are not concerned about it about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन वो कहते हैं कि जब हम इधर बैठते हैं अपने यहाँ पे इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि इतना सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो हम लोग इतना कुछ एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमें यहाँ पे वो चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम बाहर के कॉन्टिनेंट जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमें ये सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है क्योंकि वहां पे वहां की जो एरिया है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पे अगर यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वहां पे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आगे वो कहते हैं कि एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा सिंपल है, उसने कभी इतना सब कुछ फेस नहीं किया है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि उधर ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम है, उसकी वजह से इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी अबाउट अ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन अ बिग रिपरकशन मतलब कि रिजल्ट, यानी कि अगर हम यहाँ पे छोटा सा चेंज करते हैं तो एंटार्क्टिका में वो बड़ा भी साबित हो सकता है। उसका तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन। ये एक यूनिसेलुलर प्लांट है, यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल का बना हुआ प्लांट जो कि यूजुअली पानी के अंदर हमें मिलता है। तो ये वो प्लांट है जिसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस वो होता है, और इसी की वजह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा हैं, क्योंकि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है इन द सेंस कि जो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो भी जिंदा रह पाते हैं। दिस सिंगल सेल प्लांट आर द सन एनर्जी एसिमिलेट यानी कि टू कंबाइन, ये सन की एनर्जी को कंबाइन, सन और कार्बन की एनर्जी को कंबाइन कर करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कि बहुत सारे अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल है। द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वार्न किया है हमें कि अगर हम आगे कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेट होती है तो फाइटोप्लैंक्टन नाम के जो ये प्लांट है इसको खतरा बना रहेगा, और इसको अगर खतरा बना रहेगा तो फिर हमारी जो आने वाली जो ये ऑर्गेनिजम्स है वो भी एंटार्क्टिका से एक्सटेंट हो जाएंगे, पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा, विच इन टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स, जो कि वही उन्होंने बताया कि अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गया तो मरीन एनिमल्स जो वहां पे बर्ड्स होती हैं उस रीजन में रहने वाली वो खत्म हो जाएंगी, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है
ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसमें दिक्कत हो जाएगी। इन द पैराबिल यानी कि अगर हम बात करें द मोरल बेस्ड स्टोरी, यानी कि जो बेसिकली मोरल है वो ये है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो जो जगह है वो सिक्योर हुए, ना कि वो खत्म हुए। ठीक है। फिर वॉक ऑन द आइस, अभी लास्ट पैरा इस पूरे चैप्टर का, जिसमें बता दे कि एक बार ऐसा आया था कि जो हमारी ऑथर है उन्होंने ओशन के ऊपर चला था। अब ओशन के ऊपर कौन कैसे चल सकता है? देखो, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज यानी कि ड्रीम इज कम अबाउट टू ट्रू, ऐसी चीजें जो उन्होंने सपने में देखी है बट आज जाके रियल हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने एंटार्क्टिका में एक्सपीरियंस करी थी। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉट द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। अब जो बेस्ट चीज उन्होंने देखी थी वो ये थी कि जब वो एंटार्क्टिक सर्कल्स के अराउंड ट्रेवल कर रहा था, उनका सुकैल्स्की जो उनका शिप था एंटार्क्टिक सर्कल से अराउंड चल रहा था, द सुकैल्स्की हैड मैनेज टू वेज यानी कि क्या होता है टू फोर्स इन अ नैरो स्पेस। तो बेसिकली क्या हो गया था, उनका सुकैल्स्की जो था वो उस नैरो स्पेस में थोड़ा सा फंस गया था, तो उसको वहां से निकालना था। अब उसको निकालने के लिए इनको क्या करना होता था कि कैप्टन को क्या करना पड़ता था कि वहां से न्यूटन लेना पड़ता था। और न्यूटन लेने के लिए वहां के जो बच्चे हैं और जो 50 के 50 बच्चे हैं और इंक्लूडिंग शिप मेंबर्स और क्रूज, उन सबको नीचे उतार दिया गया ओशन में। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, herself into a thin white stretch ice between the peninsula and Tadpole Island। कहाँ पे फंस गया था उनका आइलैंड? पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में फंस गया था उनका शिप, which was preventing us from going any further, जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा था। The captain decided we are going to turn around and head back north, और उन्होंने डिसाइड करा कि वो वापस नॉर्थ की तरफ मुड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने उनको नीचे 52 जो लोग थे, 50 बच्चे और 2 जो क्रू मेंबर्स होंगे यानी इंक्लूडिंग ऑथर, तो सब के सब नीचे उतर गए और सबको नीचे उतरने को बोला गया। गैंगप्लैंक यानी कि गैंगप्लैंक क्या होता है? अ वुडन बोर्ड टू गेट डैम ऑफ शिप डाउन टू ऑफ शिप, यानी कि हमें जब शिप के नीचे उतरना होता है तो एक वुडन ब्लॉक हमें दी जाती है, उसको गैंगप्लैंक बोलते हैं। एंड वॉक ऑन द ओशियन, सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस निटेड आउट। निटेड आउट मतलब ये होता है कि टू गिव, यानी कि उनको क्या दिया गया, निटेड आउट द गोटेक्स। गोटेक्स क्या होता है? एक ब्रीथेबल वाटर प्रूफ फैब्रिक, यानी निटेड आउट इन गोटेक्स, यानी कि उनको क्या दिया गया, गोटेक्स नाम का एक फैब्रिक दिया गया जो कि उनको डूबने से बचाएगा। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस एट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक ice pack, and underneath that 180 meters of the living breathe salt water in the periphery. Crabbear seal stretching themselves on the ice floes much like stray dogs will do in the undershade of the banyan tree. It was nothing short a revelation. Everything does indeed connect. Periphery का मतलब होता है एरिया अराउंड, आइस फ्लोज का मतलब होता है लार्ज पैक्ड फ्लोटिंग, रिविलेशन का मतलब होता है टू नो एंड इंटरेस्ट, और इंडीड कनेक्ट का मतलब होता है अ ट्रू कनेक्शन, एवरीथिंग विद नेचर, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद नेचर। बेसिकली उनको गोटेक्स दिया जाता है, फिर वो नीचे उतर जाते हैं और फिर नीचे बेसिकली जो ओशन होता है ना वो बर्फ बन रखा होता है, तो वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं एंड वो ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे जो सील्स होते हैं, जो क्रैब ईटिंग सील्स होते हैं, क्रैब यानी कि क्रैब जो होते हैं उनको खाने वाले जो सील्स हैं, वो अपने आप को किसी आइसबर्ग, जो छोटे छोटे आइसबर्ग होते हैं उनके ऊपर लाई कर रहे हैं, खुद को स्ट्रेच कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी सनशाइन आती रहती है एंटार्क्टिका में उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसी सेम वे में जिसमें जो हमारे स्ट्री डॉग्स होते हैं वो बैनियन ट्री के अंदर शेड के नीचे बैठे हुए होते हैं, खुद को स्ट्रेच करके, इन ऑर्डर कि वो थोड़ा धूप से बच के रहें। तो इससे पता चलता है कि चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, हमारा जो नेचर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब फिर वो फिर बोलते हैं 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोफेयर। Later, I was still wondering about the beauty of the balance in the play on our planet. वो बोलते हैं इतना सब कुछ घूम लेने के बाद मैं अभी भी सोचती हूँ कि कैसे हमारे प्लैनेट में एक तरफ ऐसा जीवन है जहाँ पे लोग एकदम हाईली सिविलाइज्ड है और एक ऐसे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। How would it be Antarctica were to become a warm planet and it used to be? क्या होगा? फिर वो बोलती है क्या होगा अगर एंटार्क्टिका जो होगा वो वार्म प्लेस बन जाएगा जैसे वो पहले था? Will it be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaur, mammoth and woolly rhinos? Who to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have a idealism to save the world,
all I can say that the lot can happen in a million of years, but what a difference a day makes. मतलब कि वो कहते हैं कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका जो है वो पहले की तरह वार्म जगह बन जाए, वार्म कॉन्टिनेंट बन जाए, क्या फिर वो बोलते हैं कि क्या हम लोग भी एक्सटेंट हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स, मैमथ और राइनोज हुए। और फिर वो बोलती हैं कि भगवान जाने क्या होगा। और फिर वो बोलती हैं कि क्या पता कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि अभी जो ये लोग 50 बच्चों को लेके गए थे उधर, तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। क्या पता कि जो ये मिलियंस ऑफ इयर्स का खेल है वो किसी एक सिंगल डे में आके आने वाला फ्यूचर चेंज कर दे। तो इतना कह करके वो चैप्टर खत्म कर देती है और हमारा भी चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। द world geological history is trapped in Antarctica. How is the study in the region is useful to us? Because Antarctica is have simple ecosystem and उनमें बहुत ज्यादा कम simple ecosystem and lack of biodiversity, and it have a 500,000 years ago carbon layer inside the ice. ठीक है, तो इन सारे कारणों से हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, अ यूजफुल प्लेस फॉर अस फॉर टू नो अबाउट द geological history of our planet. Second question, what are Geoff Green's reason for including high school student in the student of the ice expenditure? To know about the destruction taking place in the Antarctica because only because of us. यानी कि ताकि उन बच्चों को पता चले कि कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है अंटार्कटिका में, और ये सारा डिस्ट्रक्शन किसी और की वजह से नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हो रहा है, ताकि वो अपने आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से हमारे नेचर को बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रॉफिटेबल हो हमारे नेचर के लिए। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर देमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये हो गया, और एक वो जो कि एक था ना कि क्लाइमेट चेंज इज द हॉटली कंटेस्टेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्यों होता है कि अगर हम छोटी चीजों का ध्यान रखें तो बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि परफ्यूम्स की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही थी। हमने ये असली की बात है जो कि हमें न्यूज में सुनने को मिली थी, कोई कहानी नहीं है, ये सारा रियल है, सब कुछ रियल है। और फिर वो कहती है, नहीं मैं कह रही हूँ कि जो परफ्यूम्स है उनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई थी। तो हमें तो खाली परफ्यूम यूज किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज कैसे हो सकता है। हम छोटा सा कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि परफ्यूम का यूज करना बंद कर देते हैं। एक छोटा सा ही तो चेंज है हमारी लाइफ में, उससे क्या होगा, हमारी जो ओजोन लेयर है वो फिर से क्योर होने लगेगी। अगर हर बंदा अपनी लाइफ में छोटा छोटा चेंज करेगा, 8 बिलियन लोग हो गए अब तो, 7 थे अब तो 8 बिलियन लोग हो गए इस दुनिया में, जो रहने वाले 8 बिलियन लोग हैं वो सब सेम चेंज करेंगे तो कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा हमारे वर्ल्ड को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? क्यों अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारी मदद करती है हमारे वर्ल्ड के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए। मैंने आपको लाखों बार समझा दिया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार तो बता ही दिया है। चलिए अब इसके थोड़े इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है तो मैं दिखाती हूँ। what are the indication for the future of humankind? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप खुद कई थोड़े जनरल नॉलेज के हैं। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमनकाइंड? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ नहीं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मेन जो है वो है जो बैक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर का दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।